की सड़क पर शाम का धुंधलका फैल रहा था। सुंदर और प्यारी सी स्नेहा फुटपाथ के किनारे खड़ी कांपते हाथों से फोन कान से लगाए हुए थी। बड़े पापा प्लीज, सिर्फ 11,000 रुपए चाहिए। पापा की अंतिम इच्छा थी कि उनके जाने के बाद उनके नाम की गंगा आरती कराई जाए, उसी लिए। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ से एक तीखी आवाज आई, जो मर गए उनके लिए इतना बहुत कर दिया हमने, अब पैसे जिंदा लोगों के खर्च के लिए भी बचाने हैं, समझी? हमारे अपने घर के भी काफी खर्चे हैं, वो भी देखने हैं। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे तुम्हारे बाप की अंतिम इच्छा के लिए? बड़े पापा प्लीज, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। स्नेहा गिड़गिड़ाई, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही टोकते हुए उसके बड़े पापा ने गुस्से में कहा, बस कर स्नेहा, फोन मत कर बार बार, पैसे नहीं है तो नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। स्नेहा वहीं फुटपाथ पर फोन को सीने से लगाए बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ भी 1 साल पहले ही चल बसी थी और अब पापा भी उसे अकेला छोड़ गए थे। अब बचे थे तो बस बड़े पापा और उनका परिवार, जिनके लिए स्नेहा से ज्यादा अहमियत उस जमीन की थी जो स्नेहा के माता पिता के नाम पर थी। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊं। स्नेहा ने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार गई। एक अधेड़ उम्र की औरत जिनका नाम देवयानी था, किसी ख्याल में गुम होकर सड़क पार कर रही थी और एक तेज रफ्तार वाला ट्रक सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था और उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। ये देख स्नेहा सहम गई और तुरंत चिल्लाते हुए उस औरत की तरफ दौड़ी। पीछे देखिए! तेजी से उनके पास पहुंच स्नेहा ने उस औरत को धक्का देकर किनारे किया, पर एक पत्थर में पैर अटकने के कारण वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और सड़क पर गिर गई। ट्रक एक तेज आवाज के साथ बगल से गुजर गया। स्नेहा की सांस में सांस आई। बेटा, तुम ठीक तो हो? देवयानी जी ने घबरा कर स्नेहा को उठाया। तभी स्नेहा ने पूछा, आप ठीक तो है ना आंटी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान थी तो ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू बेटा। वैसे तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने कहा। जी मैं ठीक हूँ। स्नेहा ने घुटने पर लगी खरोच को नजरअंदाज करते हुए कहा। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है? देवयानी जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। स्नेहा, और आप मुझे आप मत कहिए, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, स्नेहा ने कहा। ओके, मैं देवयानी सिंह राठौड़, देवयानी जी हल्का मुस्कुराते हुए बोली। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी भागता हुआ आया और देवयानी जी के पास आकर घबरा कर बोले, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? मैंने देखा वो ट्रक। जी मैं ठीक हूँ, इस बच्ची ने मेरी जान बचा ली। बेटा, ये मेरे पति विश्वराज सिंह राठौड़ जी हैं, देवयानी जी बोली। स्नेहा ने हेलो कहा। तभी विश्वराज जी स्नेहा को धन्यवाद करने लगे। बेटा, आपने मेरी और मेरे बच्चों के जान की जान बचाई है, जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। स्नेहा ने बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी उसे देवयानी जी ने भांप लिया था। उन्होंने स्नेहा से पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। इतना कहकर स्नेहा तेजी से भीड़ में गुम हो गई, बिना अपना नाम या कोई और बात बताए। देवयानी जी काफी देर तक उस दिशा में देखती रहीं जहाँ से स्नेहा गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की की आंखों में हमें बेहद दर्द सा दिखाई दिया। काश हम जान पाते कि वो इतनी परेशान क्यों है। और फिर वे दोनों लोग भी एक कार में बैठकर वहां से निकल गए। रात होते होते गंगा आरती का वक्त हो गया। घाट पर हजारों दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच भीड़ जमा थी। देवयानी जी भी उस आरती में आई थी। धीरे धीरे आरती और घंटियों की गूंज से पूरा हरिद्वार जैसे भक्ति में लीन हो गया था। आरती खत्म होते ही देवयानी जी की नजर भीड़ से थोड़ा हटकर अंधेरे में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वही स्नेहा जिसने कुछ घंटों पहले देवयानी जी की जान बचाई थी। वो इस समय घुटनों में सिर छुपाए चुपचाप रो रही थी। देवयानी जी उसके पास जाकर बोली, बेटा तुम? स्नेहा ने चौंक कर सिर उठाया और कहा, आप यहाँ आंटी? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? देवयानी जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो स्नेहा ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, बस वैसे ही। तभी देवयानी जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा टेंशन मत लो, बताओ क्या हुआ? तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरी जान भी तुमने बचाई है। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, प्लीज बेटा। देवयानी जी के बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया कि वो गुजरात से है और किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला है कि आज वो इस दुनिया में एकदम अकेली हो गई है और उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 11,000 रुपए तक नहीं जुटा पा रही है। उसकी आप बीती सुनकर देवयानी जी का दिल भर आया। उन्होंने स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और तभी उनकी नजर स्नेहा के हाथों पर पड़ी। उस पर बना ओम का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही देवयानी जी की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल तक बस उसे देखती रहीं, जैसे किसी गहरे सोच में डूब गई हों। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, बेटा अब आगे क्या करने का सोचा है तुमने? स्नेहा ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, पता नहीं आंटी, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो वे लोग चले गए। लेकिन अब बनारस जाने का सोच रही हूँ, जहाँ सुकून और शांति मिले और मैं वहीं राइटिंग से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ लूंगी। बनारस सुनते ही देवयानी जी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अगर बनारस ही जाना है तो हमारे साथ चलो, हमारा घर वहीं है। जब तक चाहो हमारे साथ रहना, क्योंकि अब से तुम अकेली नहीं हो। स्नेहा झिझकते हुए बोली, नहीं आंटी जी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। देवयानी जी ने उसका हाथ थाम लिया। बोझ नहीं बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। कल हम बनारस जा रहे हैं
और हमारी बिटिया वैदेही की शादी भी है, तो उस शादी के बहाने तुम भी हमारे साथ चलोगी। बस और कुछ नहीं जानती मैं, और हम तुम्हारी जॉब खोजने में भी हेल्प कर सकते हैं। स्नेहा की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी देवयानी जी ने उसके हाथ में रुपए रखते हुए कहा, ये रख लो और अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी करो, और इसे कोई एहसान मत समझना। बनारस चलो और जितने दिन मन करे रुकना। मेरा परिवार भी तुमसे मिलके खुश होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। स्नेहा के पास अब मना करने का रास्ता नहीं था। वो बस देवयानी जी के गले लग गईं। देवयानी जी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनकी नजरें अब भी स्नेहा के हाथ पर बने ओम के निशान पर टिकी थीं। उस निशान को देखते ही उनकी आंखों में ममता के साथ एक अनजाना डर उतर आया, जैसे उसमें उनके अतीत का कोई पुराना राज छुपा हो। रात देर से देवयानी जी होटल के कमरे में पहुंची, जहां विश्वराज जी उनका इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा देखकर विश्वराज जी उठ खड़े हुए और बोले, क्या हुआ देवयानी, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है? कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमारे घर और हमारे बेटे की जिंदगी की दिशा बदलने वाली लड़की हमें मिल गई। विश्वराज जी चौंक गए। कौन? क्या कह रही हैं आप? स्नेहा। कहते हुए देवयानी जी की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आगे बोली, मैंने उसे बनारस चलने के लिए मना लिया है। विश्वराज जी हैरानी से उन्हें देखते रह गए। इतनी जल्दी फैसला? देवयानी, तुम एक अजनबी लड़की को घर ले जाने का फैसला यूं ही? अजनबी नहीं है वो। देवयानी जी ने बात बीच में काटी। उनकी नजरों में वही ओम के निशान की परछाई घूम गई। मुझे यकीन है कल वो हमारे साथ बनारस जरूर जाएगी। विश्वराज जी कुछ समझ नहीं पाए, बस अपनी पत्नी के चेहरे पर छाए उस अनकहे राज को देखते रह गए, जिसे देवयानी जी शायद अभी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन स्नेहा जब देवयानी जी और विश्वराज जी के साथ बनारस में राठौड़ हवेली पहुंची, तो इतनी बड़ी हवेली वो थोड़ी देर तक आंखें फाड़ कर देखती ही रह गई। हवेली से शाही राजा महाराजाओं वाली वाइब आ रही थी। पूरी हवेली नई नवेली दुल्हन जैसी सजाई गई थी। देवयानी जी उसे अंदर ले गई। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए देवयानी जी ने स्नेहा को आराम करने के लिए कह दिया। अगली सुबह जब स्नेहा तैयार होकर नीचे आई, तो देवयानी जी ने स्नेहा से पूरे परिवार का परिचय करवाया, और घर के सभी लोग भी स्नेहा से अच्छी तरह मिले। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, माँ। ये आवाज सुनते ही न जाने क्यों स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा तो एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का उसकी तरफ आ रहा था। देवयानी जी ने मुस्कुराकर कहा, रोज की तरह आज भी फिर से लेट? कहाँ थे? माँ, घाट पर गया था, आप तो जानती ही हैं, वहां गए बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। इतना कहकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा। फिर देवयानी जी ने स्नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये स्नेहा है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। शिवांश की नजर स्नेहा पर गई। स्नेहा ने झिझक कर अपनी पलकें झुका ली। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। स्नेहा चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी। उधर शिवांश की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। आखिरकार उसने कहा, बटर पास करना। स्नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे बटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर शिवांश झुंझला गया। भले ही वो शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। हाथ धोकर वापस आते हुए वो स्नेहा के पास रुका और धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला, क्या हुआ? मेरी तरफ देखने में कोई दिक्कत है? ये सुनते ही स्नेहा चौंक गई। उसने झट से पलके उठाकर शिवांश की तरफ देखा और अगले ही पल फिर नजरें झुका ली। बस उतनी ही देर में शिवांश उसकी भूरी आंखों को देख चुका था। उसने मन ही मन कहा, भूरी आंखें और इतनी मासूमियत, ये लड़की जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा राज छिपाकर बैठी है। ये कहकर शिवांश वहां से चला गया। उधर स्नेहा मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये कैसे इंसान है? पहली बार किसी से ठीक से बात करने के बजाय ऐसे बात करते हैं। बाकी सब लोग कितने अच्छे हैं और ये एकदम अजीब। राठौड़ निवास में नाश्ते के बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए जा चुके थे। देवयानी जी भी अपने कमरे में पहुंची, जहां शिवांश कब से उनका इंतजार कर रहा था। देवयानी जी को देखते ही शिवांश बोला, माँ, आप कहाँ रह गई थी? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? देवयानी जी ने उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? आप बिना बताए किसी अजनबी लड़की को घर कैसे ले आई? देवयानी जी कुछ पल तक उसे देखती रहीं, फिर गंभीर होकर बोली, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब हर फैसला लेने से पहले हमें तुमसे इजाजत लेनी पड़े? नहीं माँ, लेकिन आप जानती हैं इससे क्या खतरा हो सकता है। क्या आप भूल गई हैं कि 5 साल पहले इस घर में क्या हुआ था? ये सुनते ही देवयानी जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ शिवांश, लेकिन कुछ बातें अभी बताने का समय नहीं है। वो बहुत अच्छी है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो तो हमारे साथ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हमने ही उसे साथ आने के लिए जबरदस्ती की। देवयानी जी ने कहा तो शिवांश बोला, क्या आप हर उस इंसान को घर ले आएंगी जिसका कोई नहीं है? तभी देवयानी जी ने आगे कहा, उसने तुम्हारी माँ की जान बचाई है, इसलिए आज वो इस घर में है। हम उसका एहसान कभी नहीं उतार सकते, इसलिए किसी तरह उसे मना कर लेकर आए हैं, ताकि हम भी बदले में उसके लिए कुछ कर सके। ये सुनकर शिवांश कुछ पल के लिए हैरानी से उनका चेहरा ताकने लगा। तभी देवयानी जी ने उस दिन हरिद्वार में हुई घटना को याद करते हुए कहा, बेटा, अगर वो लड़की हमें उस ट्रक से ना बचाती तो आज इस घर में शादी की तैयारियां नहीं, मेरे मातम की तैयारियां हो रही होती। वो भयानक घटना याद करके जैसे उनकी रूह कांप उठी। देवयानी जी की बातें सुनकर शिवांश तुरंत अपनी माँ के गले लग गया। वो चाहे जैसा भी था, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। देवयानी जी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगीं। कुछ देर शांत रहने के बाद शिवांश ने कहा, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती।
लेकिन मेरी इस घर में सुनता कौन है? जिस दिन तू हम सबकी सुनने लगेगा उस दिन हम भी तेरी सुनने लगेंगे, देवयानी जी ने कहा। माँ, आप बात को समझ नहीं रही। आपको पता है, सालों पहले इस घर के एक सदस्य को मैं खो चुका हूँ, अब आपको नहीं खो सकता। आंखों में आंसू लिए शिवांश ने जब ये कहा तो देवयानी जी भी चुप हो गईं। उन्हें चुप देखकर शिवांश तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। उसके बाद देवयानी जी शिवांश के दादू ओम प्रकाश जी के कमरे की ओर गईं तो वो बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे। देवयानी जी को दरवाजे पर खड़ा देख उन्होंने किताब साइड में रखकर कहा, अरे आओ ना बेटा। वो आपसे कुछ बात करनी थी पापा जी, देवयानी जी ने शांत आवाज में कहा। आज शिवांश के दादू कुछ ज्यादा ही खुश थे। वजह थी स्नेहा। स्नेहा को देखकर दादू के दिल को पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिला था। उसी के कारण दादू के चेहरे से मुस्कुराहट दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने देवयानी जी को खोया हुआ देख तुरंत पूछा, क्या बात करनी थी? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? वैसे समस्या तो कोई है ही नहीं, बस थोड़ा टेंशन है, वही पुराना वाला, देवयानी जी ने खोए हुए स्वर में कहा। दादू ने तुरंत पूछा, अब शिव ने क्या कर दिया? देवयानी जी चिंतित होकर बोली, आपको तो पता है आपके दोनों बेटों में से किसी को भी इशिका पसंद नहीं है, फिर भी शिवा हर वक्त उसी के साथ रहता है, जो बात मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ पता है, मगर शिवांश को कुछ कहो तो उसे गुस्सा आ जाता है, पूरा घर सिर पर उठा लेता है, दादू ने खोए हुए स्वर में कहा। आपसे एक और बात भी पूछनी थी, देवयानी जी ने कहा। हाँ पूछो, दादू ने कहा। हम स्नेहा को यहाँ लाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमने बस फोन करके बताया था, आपकी परमिशन भी नहीं ली थी, देवयानी जी ने गर्दन झुकाए अपराध भाव से कहा। आप बिना हमारी परमिशन उसे यहाँ ले आई, ये तो उल्टा मुझे और भी अच्छा लगा। आप ऐसे अचानक उसे क्यों लाई? उसकी वजह भी मैं जानता हूँ, मगर उस बच्ची को कब तक यहाँ रोक पाएंगी? इसके बारे में सोचा है? कहीं उसे उस सच के बारे में पता चल गया तो हमें वो दिन देखने पड़ेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है, दादू ने पूछा। ये सुनकर देवयानी जी खामोश हो गईं। उसके हाथ का वो निशान, वही तो है ना? ये कहते ही दादू एकदम से चुप हो गए। फिर कुछ रोक कर देवयानी जी बोली, हमें उसे रोकना ही होगा। जिस उद्देश्य से हम उसे यहाँ लाए हैं वो पूरा करके ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन बाद इशिका का जन्मदिन है जिसकी पार्टी में शिव जा रहा है, उसके बारे में सोचना है। आकाश ने सुबह ही बताया था, पता नहीं उसे हम कैसे रोकेंगे। बाकी डर तो मुझे भी इस बात का है कि हम अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, देवयानी जी ने चिंतित स्वर में कहा। बेटा, उसे अभी रोकने की जरूरत नहीं है, वक्त खुद सब संभाल लेगा। बल्कि अब तो आपकी चिंता दूर होने का वक्त आ गया है। आप बेफिक्र होकर शिव को पार्टी में जाने दो, सब महादेव पर छोड़ दो, दादू ने मुस्कुराकर कहा। कुछ तो ऐसा था जो दादू पहले से ही जानते थे, लेकिन देवयानी जी को उनकी बात समझ नहीं आई। वो आंखें फाड़े हैरानी से दादू को देखने लगी। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें समझ आया कि दादू किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी मुस्कुराने लगी और कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली आईं। तभी उनकी नजर सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई स्नेहा पर पड़ी। देवयानी जी ने ऊपर जाती हुई स्नेहा को देख लिया, बिना जाने कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी है। स्नेहा अपने कमरे जा चुकी थी। तभी शिवांश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो उसकी नजर स्नेहा के कमरे की ओर चली गई, जो शिवांश के कमरे से पहले ही आता था और इस वक्त उसका दरवाजा खुला था। शिवांश को कुछ याद आया तो उसके कदम तुरंत ही उस कमरे की ओर बढ़ गए। शिवांश जैसे ही कमरे में आया, स्नेहा बाथरूम से बाहर आई। आप यहाँ? शिवांश को अपने कमरे में देख स्नेहा ने पलके झुका ली तो शिवांश ने उखड़े हुए स्वर में कहा, मैं क्या इतना बुरा हूँ जो तुम मुझे देखते ही पलके झुका लेती हो? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्नेहा ने हड़बड़ाहट में कहा। वैसे मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया था और सॉरी भी। स्नेहा को हड़बड़ाई हुई देख शिवांश का लहजा थोड़ा ठीक हो गया। वो क्यों? स्नेहा ने धीरे से पूछा। फिर शिवांश ने कहा, थैंक यू इसलिए कि तुमने माँ की जान बचाई। तुम शायद नहीं जानती कि तुमने सिर्फ माँ की जान नहीं बचाई, हम सब के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और सॉरी इसलिए कि तुम्हारे बारे में जाने बिना तुम पर नीचे डाइनिंग टेबल पर जो कमेंट किया उसके लिए। इट्स ओके, अब किसी के बारे में जाने बगैर कोई भी कुछ भी सोच लेता है। हमने भी तो सोचा था आपके बारे में। स्नेहा ने आखिरी लाइन धीरे से कही, मगर शिवांश को फिर भी सुनाई दे गई तो उसने तुरंत पूछा, क्या सोचा था मेरे बारे में? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, स्नेहा ने वापस से हड़बड़ा कर कहा। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं और जैसी हो वैसी दिखती नहीं, शिवांश ने कहा। तो स्नेहा ने तुरंत पलके उठाकर हैरानी से पूछा, आपका मतलब क्या है? यही कि अगर तुम्हारी पलके उठवानी हो तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बोलना होगा जो अभी अभी मैंने बोला। वैसे तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है मुझे, शिवांश ने मुस्कुरा कर कहा और तुरंत वहां से चला गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, पता नहीं दिन भर कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। अभी इनसे मिले कुछ घंटे ही हुए हैं और ये हाल है, आगे तो क्या नहीं क्या होगा। शिवांश के जाने के तुरंत बाद ही स्नेहा अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। इस घर में मुझे 2 ही दिन में इतना प्यार मिल गया जो मुझे शायद अपनों से भी नहीं मिला, लेकिन इस घर में एक ही अजीब इंसान है जिसका कुछ समझ ही नहीं आता कि कब क्या कह दे। असल में स्नेहा शिवांश की बहन वैदेही की शादी तक ही राठौड़ निवास में रुकने वाली थी और घर के सभी लोग स्नेहा को बहुत पसंद करने लगे थे और उसके साथ घुल मिल चुके थे। शाम के वक्त स्नेहा बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वो किचन में चली जहां देवयानी जी और उनकी देवरानी राजेश्वरी जी डिनर की तैयारी कर रही थी। जब स्नेहा ने मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि घर में इतने नौकर थे, लेकिन स्नेहा ने जिद करके उन्हें मना ही लिया। खाना बनाने के बाद स्नेहा बाहर आकर बैठी ही थी कि शिवांश ने घर के अंदर आते हुए कहा, आहा क्या खुशबू है माँ, लगता है आपने आज दिल से मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है। तो क्या आज तक मैं दिल से नहीं बनाती थी? देवयानी जी ने झूठ मूठ कर नाराज होकर कहा।
शिवांश ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। ऐसा नहीं है, मगर आप बहुत सालों से खाना बना रही हैं, जो स्वादिष्ट भी बनता है, पर आज खुशबू कुछ अलग ही आ रही है, खासकर चूरमे की। आएगी ही ना, आज बाटी तो मैंने बनाई है, पर चूरमा और दाल स्नेहा ने बनाई है। देवयानी जी ने मुस्कुराकर स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, जो कि शिवांश की आवाज सुनते ही पलके झुकाए खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। शिवांश स्नेहा के ठीक सामने बैठा था। उसने एक नजर स्नेहा को देखा, फिर कहा, सिर्फ खुशबू अच्छी होने से क्या होता है, खाना खाएं तब न पता चले कि स्वाद कैसा है। स्नेहा ने सुना तो तुरंत पलके उठाकर हैरानी से शिवांश को देखा। देखो तो जरा, जैसे ही पता चला कि चूरमा मैंने बनाया है, एक ही पल में बात कैसे पलट दी, पलटीबाज कहीं के। शिवांश भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिलते ही स्नेहा ने वापस से पलके झुका ली। नौकर ने सभी को खाना परोसा। सभी लोग खाने लगे। शिवांश ने जैसे ही चूरमा चखा, उसके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर सुकून उतर आया। चूरमे की खुशबू जितनी अच्छी आ रही थी, वो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बना था। ये शिवांश के चेहरे के भावों से ही नजर आ रहा था। शिवांश के चचेरे भाई आकाश और चचेरी बहन अनिका का ध्यान शिवांश पर ही था। तो कैसा बना है चूरमा? आकाश ने तपाक से पूछा। अच्छा ही बना है, शिवांश ने जानबूझकर बिना किसी भाव के कहा, जैसे उसे चूरमा कुछ खास पसंद न आया हो। ये सुन स्नेहा का चेहरा मुरझा गया। लेकिन जब आपने चूरमा खाया, तब तो एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगा जैसे आपको चूरमा बहुत पसंद आया। सच बताओ ना भैया, अनिका ने कहा। तो शिवांश इधर उधर देखने लगा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी शिवांश के पिता विश्वराज जी बोले, रहने दो बेटा, इसे सिर्फ खुद की तारीफ सुनना पसंद है। जो करने का मौका इसने हमें कभी दिया नहीं, तो किसी और की तारीफ क्या ही करेगा। कभी किचन में जाकर एक ग्लास पानी गर्म करे, तब ना पता चले कि औरतें किचन में कितनी मेहनत से खाना बनाती हैं। खैर छोड़ो, इन्हें तो मेहनत की भाषा ही समझ नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने स्नेहा की ओर देखकर कहा, वैसे स्नेहा बेटा, आपने दाल और चूरमा बहुत अच्छा बनाया है। हमने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू अंकल, चूरमा हमने गुजराती स्टाइल में बनाया है। आप सबको पसंद आया ये जानकर हमें भी तसल्ली हुई। घर के बाकी सभी लोगों को आज का खाना बेहद पसंद आया था और उन्होंने भर भर के स्नेहा की तारीफ की थी। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। स्नेहा जब ऊपर आई तो उसने देखा शिवांश स्नेहा के कमरे के दरवाजे के बीचों बीच अंदर जाने का रास्ता रोककर खड़ा था। ये देख स्नेहा पहले तो चौंकी, फिर घबराहट के मारे अपनी उंगलियां आपस में तोड़ मरोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो बिल्कुल शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई, मगर शिवांश वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। डर के मारे स्नेहा ने नजरें झुका रखी थी। शिवांश ने एकदम से ऊंची आवाज में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मेरे ही घर में आकर मुझे आवारा और खुद को मेहनती बताने में लगी हो। आखिर ये सब नाटक किसके लिए? मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो ना। शिवांश की ऊंची आवाज सुनकर स्नेहा और भी सहम गई। फिर स्नेहा ने अपने डर पर काबू पाकर धीरे से कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को दिखाती हूँ। ये सुनकर शिवांश स्नेहा के थोड़ा करीब आया और उंगली दिखाकर जोर से बोला, ओ रियली? मेरी ही बातों के जाल में मुझे ही फंसा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम गुजराती स्टाइल में इतना अच्छा चूरमा बनाकर खिलाओगी तो सब यहाँ का स्वाद और कल्चर भूल जाएंगे? अपना ये गुजराती स्टाइल अपने पास रखो, ये बनारस है, यहाँ हर चीज का अपना अलग तरीका है। ये सुनकर स्नेहा वापस से खुद में ही सिमट गई। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने एकदम से पलके उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, मतलब आपको भी चूरमा अच्छा लगा? तभी शिवांश बौखला गया। क्या कहे, उसकी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने स्नेहा को धमकाने के चक्कर में ही सही, लेकिन उसके बनाए चूरमे की तारीफ कर दी थी। आज तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो तुम्हें यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा और इस घर से तुम्हें निकालने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, समझ में? अब हटो, मेरी नजरों के सामने से हटो। स्नेहा वहीं खड़ी रह गई और उसकी आंखें धीरे धीरे भर आईं, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। स्नेहा की सुबह शिवांश के ख्यालों के साथ हुई। शिवांश के कहे कड़वे शब्द उसे याद आ गए जो उसने रात में कहे थे। वो बेमन से उठी और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे चली आईं। देवयानी जी आरती कर घर में धूप बत्ती दिखा रही थी। स्नेहा को देखते ही उन्होंने प्यार से स्नेहा के सिर पर हाथ रख दिया। घर के सभी लोग स्नेहा को बहुत पसंद करने लगे थे और वो भी सभी लोगों से जल्दी ही घुल मिल गई थी, लेकिन शिवांश के साथ ही उसकी नोक-झोंक होती। नाश्ते के वक्त विश्वराज जी ने देवयानी जी को साइड में आने का इशारा किया। देवयानी जी उनके सामने आई तो विश्वराज जी ने तुरंत कहा, आपने सोच तो लिया है कि स्नेहा और शिवांश दोनों को साथ लेकर मंदिर जाएंगी, मगर एक बार स्नेहा और शिवांश को सब बता देती तो अच्छा रहता। तभी देवयानी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, जब तक पुजारी जी से मिल नहीं लेते तब तक तो कुछ नहीं बताएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। हम तो आपके बेटे की वजह से कह रहे थे। एक तो उसे मंदिर जाना पसंद नहीं, ऊपर से वो स्नेहा को कुछ खास पसंद करता है, ऐसा लग तो नहीं रहा। ऐसे में उसने स्नेहा के साथ गलत बर्ताव किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वराज जी ने कहा तो देवयानी जी कुछ पल के लिए उन्हें देखती रही, मगर कुछ कहा नहीं। आकाश के आते ही उसके पिता अमरदीप जी और बड़े पापा विश्वराज जी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। वैदेही और अनिका राजेश्वरी जी के साथ ज्वेलरी खरीदने चली गईं। उतने में शिवांश भी तैयार होकर नीचे आ गया। देवयानी जी ने उसे कोल्ड कॉफी दी और कहा, फटाफट कॉफी पी ले, बाद में काशी विश्वनाथ के मंदिर जाना है। माँ, ये आपका हर बार का है,
हमेशा आखिरी बार बोलकर बार बार ले जाती हैं। इस बार मैं नहीं आ रहा। शिवांश ने तुरंत मुंह बनाकर कहा। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, अगर तू नहीं आया तो तुझे ले जाना मुझे आता है, देवयानी जी ने कहा। तो शिवांश कुछ पल के लिए उन्हें देखता रहा, फिर कॉफी का मग टेबल पर रखकर खड़े होकर कहा, अच्छा तो आज मैं भी देखता हूँ आप मुझे कैसे ले जाती हैं। सोच ले बेटा, फिर ऐसा ना हो कि अपनी जिद के चलते तुम्हें खुद पछताना पड़े, देवयानी जी ने धमकी वाले लहजे में कहा। सोच लिया, बताओ अब क्या करोगी। शिवांश भी पीछे हटने वाला नहीं था। कान दे, अभी बताती हूँ, देवयानी जी ने कहा तो शिवांश तुरंत थोड़ा झुका। देवयानी जी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वो सुनते ही शिवांश ने उछलकर आंखें फाड़े उन्हें देखा और कहा, अच्छा बाबा ठीक है, चलता हूँ। तो अब चुपचाप कॉफी पियो और बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, देवयानी जी ने कहा और बाहर चली गईं। ये मुसीबत भी साथ आ रही है, ये माँ भी ना कभी कभी तो फंसा देती हैं। बड़बड़ाते हुए शिवांश ने कॉफी पी और दादू के पैर छूकर बाहर चला आया। तभी उसे याद आया, अरे यार, कल रात गुस्से में मैंने उसे कितना भला बुरा कह दिया था, यहाँ तक कि घर से निकाल देने की बात कह दी, जबकि इस लड़की ने मेरी माँ की जान बचाई थी। अब शिवांश को काफी बुरा लग रहा था कल वाली बात के लिए। देवयानी जी ने स्नेहा को काशी विश्वनाथ जाने के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवांश भी साथ जाने वाला था। अब वो मना भी नहीं कर सकती थी। शिवांश ने जब स्नेहा को आते हुआ देखा तो हिचकिचाते हुए बोला, सुनो। ये सुनकर वो रुक गई। तब शिवांश बोला, कल के लिए आई एम रियली सॉरी, गुस्से में ज्यादा ही कह दिया था, गुस्से में, प्लीज इस बात को भूल जाओ। शिवांश की बातों में उसे पछतावा दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, देवयानी जी उन्हें लेने अंदर आ गईं और बोली, अब चलो वरना देर हो जाएगी। देवयानी जी सामान के साथ पीछे बैठी और स्नेहा से कहा, बेटा तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, पीछे सामान है। ये सुनकर शिवांश की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं स्नेहा की धड़कनें तेज हो गईं और वो मन में बोली, आज सुबह सुबह ही इनसे दूर रहने का फैसला किया था, अब इन्हीं के साथ मंदिर जाना पड़ रहा था। ये सोचकर ही स्नेहा की जान निकली जा रही थी। तभी शिवांश को वहीं खड़ा देखकर देवयानी जी बोली, क्या सोच रहे हो, बैठो, फिर देर होगी तो तुम ही कहोगे कि मंदिर दर्शन को गए थे या वहीं बस जाने। उनकी आवाज से जैसे शिवांश की नींद टूटी। उसने एक नजर देवयानी जी को देखा और सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। स्नेहा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, अब इस बात को लेकर शिवांश मुझे कुछ ना सुनाए, बचा लेना प्रभु। वही शिवांश मन में सोच रहा था, अब मंदिर में ये कुछ ऐसा ना करे कि मुझे इसे माँ के सामने सुनाना पड़े। शिवांश अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और जानता था कि वो स्नेहा को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगी कि उसकी वजह से स्नेहा दुखी हो। अपने अपने ख्यालों में डूबे तीनों मंदिर पहुंचे, जहां लंबी लाइन लगी थी। देवयानी जी सबसे आगे, पीछे स्नेहा और सबसे आखिर में शिवांश। काफी इंतजार के बाद दर्शन की बारी आई। पुजारी जी की नजर जैसे ही तीनों पर पड़ी, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। देवयानी जी और पुजारी जी के बीच इशारों में कुछ बात हुई, जिसे शायद सिर्फ वो दोनों ही समझ सके। शिवांश को मंदिर आना पसंद नहीं था, इसलिए वो धीरे से खिसक गया। अंदर सिर्फ स्नेहा और देवयानी जी गईं। काशी विश्वनाथ को देखकर स्नेहा खुद को धन्य समझ रही थी। वो उनके श्रृंगार में इतनी खोई थी कि देवयानी जी और पुजारी जी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। कितना सुंदर है ये, वो बुदबुदाई। मुस्कान उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मंदिर देखने में मगन थी। तभी देवयानी जी थोड़ी दूर खड़ी किसी का इंतजार करने लगी। कुछ देर में वही पुजारी जी बाहर आए। दोनों के बीच फिर इशारों में बात हुई और वो उनके सामने आ खड़े हुए। देवयानी जी ने उन्हें देख हाथ जोड़ लिए। प्रणाम। देवयानी जी ने हाथ जोड़े तो पुजारी जी ने हाथ उठा आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा। देवयानी जी कुछ कहे इससे पहले ही पुजारी जी ने हाथ दिखाकर कहा, कुछो कहने की जरूरत ना है, हम हूँ सब देख लिए हैं, आ चुकी हैं। अब तुम्हारे घर की जो भी उलझने हैं सब सुलझ जावेगी। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर सब कैसे होगा? आपने बताया था कि गुजरात से एक लड़की हरिद्वार में हमें उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमारे घर में वो हादसा हुआ था, इसलिए हम हर साल उस दिन वहां जाते थे। स्नेहा हमें ठीक उसी दिन मिली, वो भी गुजरात से ही है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उसकी दाईं बाजू पर वही ओम का निशान भी है, इसलिए हमें यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। कहते हुए देवयानी जी को वो दिन याद आ गया जब उन्होंने स्नेहा से मिलने के दूसरे दिन उसकी बाजू में वो ओम का निशान देखा था। देवयानी जी ने सब कुछ सोचने के बाद आगे कहा, मगर समस्या ये है कि वो आ तो गई है, मगर हम उसे कब तक हमारे घर में रोक पाएंगे? मम्मी पापा के अलावा भी उसके अपने होंगे, क्या वो उसे हमारे घर रहने देंगे? क्या स्नेहा खुद बिना किसी रिश्ते के हमारे घर रुकेगी? वो तो सिर्फ हमारी बड़ी बेटी वैदेही की शादी की वजह से ही रुकी हुई है, बाद में क्या? पुजारी जी हल्के से मुस्कुराए और देवयानी जी की तरफ देखते हुए बोले, तुम लोग जिसे संयोग समझ रहे हो वो संयोग नहीं है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। देवयानी जी ने घबराकर पूछा, तो फिर ये सब क्या है बाबा जी? पुजारी जी ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, जिस लड़की को तुम अपने घर लेकर आए हो उसका इस घर से रिश्ता बहुत पुराना है, इतना पुराना कि उसे अभी समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सुनते ही देवयानी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। और सबसे बड़ी बात, पुजारी जी ने रुक कर कहा, अब जो कुछ भी होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर में देवयानी जी पुजारी जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। ये तो सच है कि ये लड़की इस घर का भाग्य बदल सकती है, लेकिन अगर कुछ उल्टा हुआ तो दुर्भाग्य ही बन जाएगी, पुजारी जी ने कहा तो देवयानी जी डर गईं।
लेकिन तभी पुजारी जी ने देवयानी जी को धीरज देते हुए कहा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। समस्या तो जब कुछ मिलतो नहीं तब होवत है। जो हमरा हूँ ऊ हमका मिल जावे। अब ऊ का तुम अपने घर में कैसे रखोगी? ऊ तो तुमरा बिटवा शिवांश ही तय करेगो। जो तुमरे घर ने खोया है ऊ ये बिटिया ही वापस दिला सकती है। मगर शिवा को तो स्नेहा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो भला स्नेहा को क्यों रोकेगा? देवयानी जी ने कहा, पसंद तो इंसान को काफी कुछ ना हो तो है। तुमरे बेटे को तो महादेव भी पसंद ना है, मगर ऊ के तो नाम में ही शिव है। वहीं बिटिया के नाम मां स्नेह है। शिवांश बिटवा को अभी स्नेहा बिटिया पसंद ना है, मगर आगे जाकर महादेव ही ऊ का एहसास दिलाएंगे कि ऊ लड़की ऊ के लिए साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, पुजारी जी ने कहा। तो देवयानी जी कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ गईं। देवयानी जी को इतना सोचते देख पुजारी जी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा आगे का ना ही सोचो। मिलनो और बिछड़नो तो वो ऊपर वाला तय करतो है। बाकी रही तुमरे बेटे की शादी की चिंता की बात, तो तुमरे बेटे की शादी तब तक ना हो पावेगी जब तक वो खुद ना चाहें। अगर ऊ की मर्जी के बिना शादी हुई तो ऊ शादी टिकेगी ना। वजह आप जानती हैं, आपके बेटे का गुस्सा बहुत खतरनाक है। उसे ऐसी जीवन संगिनी की जरूरत है जो उसे और उसके गुस्से को संभाल सके, तो ऊ की मर्जी के खिलाफ शादी ना होने पाए। ई बात का खास ख्याल रखनो है। फिर एक रुद्राक्ष की माला आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अब तुम घर जाओ, आगे की महादेव देख लेंगे। ई माला बिटिया को दे देना। ई का धारण करने से ऊ की समस्या थोड़ी कम होगी। ऊ के बेचैन मन का शांति मिलेंगी। हर हर महादेव। देवयानी जी यहाँ आगे के बारे में जानने के लिए आई थी, मगर पुजारी जी की बातों से और भी उलझ कर रह गई थीं। वो भारी कदमों से बाहर चली आईं। स्नेहा और शिवांश बाहर घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्हें देखकर देवयानी जी मन ही मन सोचने लगीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे। ऐसे में शिवांश स्नेहा को कैसे रोकेगा? अगर वो चली गई तो वापस से वो घर बिखर जाएगा। घर आने के बाद देवयानी जी ने पुजारी जी के साथ हुई सारी बातें शिवांश के दादू को बता दी। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, अब महादेव की यही मर्जी है तो यही सही। आज तक तो हमने शिवांश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब शिवांश को खुद समझना होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। मगर जो लड़का आज तक कुछ समझ नहीं पाया, वो क्या अब समझ पाएगा? देवयानी जी ने खोए हुए स्वर में कहा। दादू ने कहा, पुजारी जी ने कहा ना, महादेव सब संभाल लेंगे, उन पर भरोसा रखो। अब शायद सब ठीक ही होगा। देवयानी जी ने कहा और कमरे से बाहर चली आईं। इधर अनिका और वैदेही स्नेहा को अपने साथ लेकर ऊपर चली आईं। तीनों ऊपर बने हॉल के सोफे पर बैठ के ढेर सारी बातें करने लगी। अनिका ने स्नेहा से कहा, अब बताओ आपने आगे क्या सोचा है? आपको लिखना पसंद है? बहुत सी कहानियां लिख चुकी हैं, तो उन्हें पब्लिश करवाने के बारे में कुछ सोचा? अभी तक तो नहीं, स्नेहा ने कहा। आप कहो तो भैया के एक फ्रेंड का पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ आपकी कहानियां पब्लिश हो सकती हैं, अनिका ने सुझाव देते हुए कहा। भैया मतलब शिवांश जी? स्नेहा ने मन ही मन सोचा, फिर कहा, नहीं, फिलहाल तो पहले जॉब करना चाहती हूँ, फिर खुद की कमाई से ही बुक भी पब्लिश करवाऊंगी। तो जॉब भी तुम उसी लाइन में कर सकती हो, जैसे कि प्रूफ रीडर, कंटेंट राइटिंग, ऐसी बहुत सी जॉब होती हैं, वैदेही ने तुरंत कहा। मगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, स्नेहा ने अपनी समस्या जताई। तो क्या हुआ, शिव भाई बात कर लेंगे, तुम कुछ दिन काम करना, अगर सब सही होगा तो जॉब पक्की हो जाएगी, और मुझे तो पता है तुम कर ही लोगी, वैदेही ने कहा। लेकिन मैं यहाँ कैसे जॉब कर सकती हूँ? मुझे घर वापस भी तो जाना होगा, वहीं कहीं जॉब कर लूंगी, स्नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। वैदेही फिर बोली, क्यों नहीं कर सकती? माँ ने कहा कि तुम्हें बनारस से बहुत लगाव है, तो तुम्हें यही जॉब मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो स्नेहा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, देवयानी जी ने उसे किसी काम से बुला लिया था। शाम ढलने लगी थी। स्नेहा को घर छोड़े 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसके परिवार में से किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा था। बड़े पापा और उनके बच्चे तो वैसे भी उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। हाँ, जाने से पहले उसने दिव्या भाभी को जरूर बता दिया था, क्योंकि वही उसे थोड़ा बहुत समझती थी। अब स्नेहा का घर लौटने का मन नहीं था। वहाँ बस एक मकान और जमीन बची थी उसकी, लेकिन कहने को कोई अपना नहीं था। घर की याद आते ही उसका मन बेचैन हो उठा। कमरे में घुटन सी महसूस हुई, तो वो नीचे गार्डन में आकर बैठ गई। शाम को ऑफिस से लौटे आकाश ने उसे ठंड में अकेले बैठे देखा, तो उसे अपने साथ अंदर ले आया। उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आकाश को स्नेहा के साथ अंदर आते हुए देख शिवांश ने पूछा, ऑफिस ही गए थे या इन मैडम को घुमाने? ऑफिस ही गया था, नेहू बाहर ठंड में अकेली बैठी थी तो उसे भी अंदर ले आया, आकाश ने कहा। नेहू? कमाल है, 2 दिनों में इतना गहरा रिश्ता बन गया कि इन्हें निकनेम से बुलाने लगे। शिवांश ने स्नेहा की ओर देखकर तंज कसा। तभी स्नेहा ने शिवांश को घूर कर देखा और कहा, रिश्तों का क्या है, दिल से निभाओ तो कोई भी रिश्ता गहरा बन ही जाता है। खैर, आपको ये सब कहाँ समझ आएगा, आपको तो बस लड़ना आता है। आखिरी 2 लाइनें स्नेहा ने डर के मारे मन में ही कही। आकाश ने स्नेहा की तारीफ में कहा, क्या खूब कहा। फिर शिवांश की ओर पलटकर बोला, वैसे भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नेहू को देखकर ही चिढ़ने लगते हैं? ये इतनी प्यारी तो है, कोई भी देखे तो पसंद करने लगे। आकाश शिवांश के चेहरे के हाव भाव देखने लगा, जो स्नेहा को देखकर तुरंत बदल गए थे। तभी शिवांश ने स्नेहा को घूरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसा तो नहीं कि जो सभी को पसंद आए वो मुझे भी पसंद आना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सबको पसंद आ रहा हो और सिर्फ आपको ना आया हो, तो हो सकता है कि आपके नजरिया में ही खोट हो। जिस एंगल से हम नेहू को देखते हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको एंगल बदलना चाहिए, आकाश ने कहा। तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी, जबकि शिवांश गुस्से में उबल रहा था। तू ही अपनी नेहू को अलग अलग एंगल से देख, मुझे किसी को किसी एंगल से नहीं देखना, शिवांश ने रूखे स्वर में कहा और चला गया। हाँ, आपको तो बस ईशिका को देखना है, आकाश शिवांश को जाते हुए देखकर बड़बड़ाया।
जैसे ही आकाश के मुंह से इशिका का नाम निकला, स्नेहा एक पल के लिए चुप हो गई। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन पहली बार उसे लगा कि ये नाम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके आने वाले हर दर्द की शुरुआत है। और दूर कहीं शिवांश भी उसी नाम को सोचकर खामोश था। ये इशिका कौन है? स्नेहा ने सुना तो तुरंत पूछा। है एक चुड़ैल जो हमारे भाई का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कहकर आकाश ऊपर अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन रात भर स्नेहा इशिका के नाम से परेशान थी। अगले दिन शिवांश की नींद अपने फोन की आवाज से खुल गई। उसने आंखें मलते हुए फोन देखा तो स्क्रीन पर इशू नाम चमक रहा था। शिवांश तुरंत उछलकर उठ बैठा और अपना सिर पकड़ लिया। शीट शीट शीट, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने रात को इशिका को बर्थडे विश नहीं किया, अब तो ये पक्का मेरी क्लास लगा देगी। बड़बड़ाते हुए शिवांश ने कॉल रिसीव कर फोन कान से लगाया। अभी के अभी मेरे घर के पास वाले कैफे में पहुंचो, राइट नाउ, इशिका ने कहा और तुरंत कॉल कट कर दिया। शिवांश ने फोन बिस्तर पर फेंका और तुरंत बाथरूम में घुस गया। कुछ ही देर में वो तैयार होकर घर से निकल गया। देवयानी जी ने देखा तो उसे रोकना चाहा, मगर वो उसे रोक पाती इससे पहले ही शिवांश जा चुका था। सीढ़ियों पर खड़े विश्वराज जी ने ये देख लिया था तो नीचे आते ही तुरंत पूछा, ये शिव इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया? वो आज इशिका का जन्मदिन। देवयानी जी अटक अटक कर बोलने लगी तो विश्वराज जी ने हाथ दिखाकर कहा, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप नाश्ता लगाइए, हमें जाने में देर हो रही है। देवयानी जी चुपचाप नाश्ता लगाने लगी। धीरे धीरे सभी उठकर चले आए। आकाश ने विश्वराज जी का गुस्से वाला चेहरा देखा तो तुरंत देवयानी जी की ओर देखकर भौहें उचकाईं। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर आकाश को बैठने का इशारा कर दिया। जब भी विश्वराज जी गुस्से में होते तब घर में जैसे सन्नाटा छा जाता। आज भी सभी ने बिना कुछ बोले नाश्ता किया। जब विश्वराज जी नाश्ता कर चले गए तब अनिका ने चैन की सांस ली। ये बड़े पापा सुबह सुबह एंग्री यंग मैन बने क्यों घूम रहे थे? अनिका ने विश्वराज जी के जाते ही तुरंत पूछा। आज इशिका का जन्मदिन है तो शिवा सुबह सुबह ही शायद उसके पास चला गया। उन्होंने शिवा को जाते देख लिया, इसलिए गुस्से में थे, देवयानी जी ने कहा। पता नहीं इस इशिका से कब पीछा छूटेगा, अनिका ने मुंह बनाकर कहा। स्नेहा कल से इशिका का नाम सुन रही थी। इन 2 दिनों में उसने जाना कि परिवार में किसी को वो पसंद नहीं थी, तो आखिर वो शिवांश की क्या लगती थी जो वो अपने परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी उसके साथ रहता था। अब वो तो घर का कोई सदस्य या शिवांश खुद ही बता सकता था। स्नेहा राठौड़ निवास में अब धीरे धीरे सभी को जानने लगी थी। सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते और प्यार करते थे, मगर शिवांश उसे थोड़ा अजीब लगता था, इसलिए वो शिवांश से बचने की कोशिश में लगी रहती थी। शिवांश दोपहर के बाद घर पर ही था तो स्नेहा पूरा दिन कमरे में ही रही। फिर शाम में स्नेहा अनिका के कहने पर हॉल में चली आई। देवयानी जी, राजेश्वरी जी, वैदेही और दादू सब हॉल में ही बैठे थे। तभी शिवांश ने आकर कहा, माँ, मैं इशिका की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा तो खाने पर मेरा इंतजार मत करना। देवयानी जी ने दादू की ओर देखा और फिर एकदम से कहा, नेहू को भी लेते जाओ। आर यू सीरियस माँ? शिवांश ने हैरानी से पूछा। यस, नेहू को आए 2 दिन हो गए। ये बनारस घूमने आई है मगर 2 दिन से घर में ही है। बस काशी विश्वनाथ मंदिर देखा है, परसों वैदेही की हल्दी है, उसके बाद से मौका नहीं मिलेगा, तो आज इसे पार्टी में साथ ले जाओ। केक कटिंग के बाद इसे थोड़ा बहुत बाहर घुमाकर घर ले आना, देवयानी जी ने कहा। तो स्नेहा शिवांश को देखने लगी जो कुछ खोया हुआ लग रहा था। आंटी, मैं पार्टी में नहीं जा सकती, आज तक ऐसी किसी पार्टी में नहीं गई तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, स्नेहा ने पार्टी में जाने का टालते हुए कहा, क्योंकि शिवांश की शक्ल से लग रहा था कि वो स्नेहा को साथ ले जाना नहीं चाहता। फिर स्नेहा भी शिवांश के साथ नहीं जाना चाहती थी। जाओगी तभी तो आदत होगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं कि जो कभी नहीं किया वो कभी कर भी नहीं सकते। आप पार्टी में जा रही हैं, ये मेरा ऑर्डर है, जाकर तैयार हो जाओ, दादू ने कहा। तो स्नेहा आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अनिका दादू और देवयानी जी की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, तो ये था बड़ी माँ का प्लान, मगर बेचारी नेहू वहाँ पार्टी में क्या करेंगी? इशिका तो बचपन से ही बदतमीज है, अगर उसने वहाँ नेहू के साथ कुछ कर दिया तो? 8 बजे निकलना है, तैयार होकर बाहर मिलना। शिवांश की आवाज से अनिका अपनी सोच से बाहर आई। देवयानी जी अपना फैसला सुना चुकी थी, दादू भी उनके साथ थे, तो बहस की कोई वजह नहीं रह गई थी। शाम के 7 बज चुके थे। शिवांश वक्त का पक्का था तो स्नेहा अपने कमरे में आकर बेमन से कपड़े देखने लगी। क्या पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त अनिका उसके कमरे में आई और कहा, हाय, हमारी नेहू को बड़ी माँ ने फंसा दिया, खड़ूस भाई के साथ पार्टी में जा रही हो, संभल कर रहना। स्नेहा अनिका की ओर पलटी और मासूमियत से कहा, डरा रही हो? नहीं, आप तो भाई को अच्छे से संभाल लोगी, अनिका ने कहा। तो स्नेहा की आंखें हैरानी से फैलकर बड़ी हो गईं। क्या मतलब? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, कपड़ों को लेकर कंफ्यूज हो, ये पहन लो, अच्छी लगोगी। अनिका ने देवयानी जी के कहने पर खरीद कर लाई रेड वाइन कलर की 1 पीस पार्टी वेयर ड्रेस निकालकर स्नेहा को दे दी, जो देवयानी जी ने अनिका से कहकर पहले ही मंगवा ली थी। स्नेहा ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आई तो वैदेही और अनिका पहले से मौजूद थी। वैदेही ने उसके लंबे बालों को कर्ल किया और अनिका ने हल्का मेकअप, काजल और लिपस्टिक लगाकर उसे तैयार किया। पेंडेंट पहने स्नेहा सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हील्स पहनकर जब वो उनके सामने आई तो उसकी खूबसूरती देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल छोटी गुड़िया जैसी, वैदेही ने स्नेहा की तारीफ में कहा तो स्नेहा मुस्कुरा कर रह गई। इधर शिवांश कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए ओपन जीप से टेक लगाए स्नेहा के आने का ही इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर गेट पर चली गई। स्नेहा देवयानी जी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। देवयानी जी उसका गाल छूकर उसे कुछ कह रही थी।
स्नेहा गर्दन हिलाकर जल्दी में आगे बढ़ गई। फिर जैसे ही शिवांश पर नजर गई, वो धीमे कदमों से चलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। स्नेहा को देखते ही शिवांश कुछ बोल ही नहीं पाया, बस एक टक उसे ही देखता रहा। पहली बार उसे कुर्ती और दुपट्टे में देखा था, जबकि आज पार्टी वेयर ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस थी। एक तो शिवांश के साथ पार्टी में अकेले जा रही थी, दूसरा कभी ऐसी किसी पार्टी में गई नहीं थी। जहां स्नेहा नर्वस थी, वहीं शिवांश तो उसे ऐसे अवतार में देखकर अपने होश ही खो चुका था। ये तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। बचपन में माँ ने ऐसी ही गुड़िया लाकर दी थी जो वेदू ने तोड़ दी, तब मैं बहुत रोया था। आज लग रहा है माँ ने मुझे वापस वही गुड़िया लौटा दी। शिवांश स्नेहा को अपलक देखते हुए मन ही मन सोच रहा था। स्नेहा पलके झुकाए उसके सामने खड़ी थी। जब शिवांश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने धीरे से झिझकते हुए कहा, चले? हाँ, चलते हैं। स्नेहा की आवाज से शिवांश हड़बड़ाकर बोला और जीप की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। स्नेहा खड़ी सोच रही थी कि आगे बैठे या पीछे। तभी शिवांश ने कहा, आगे बैठ जाओ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। शिवांश के इस तरह कहने से स्नेहा हड़बड़ा गई और जल्दी से आगे बैठ गई। लेकिन आज रात की पार्टी में क्या होने वाला था, उसे कोई अंदाजा नहीं था। स्नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि वो आज तक इस तरह की पार्टी में कभी नहीं गई थी। ये ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बनारस के सबसे हैंडसम लड़के के साथ बाहर जा रही हो। स्नेहा को घबराया देख शिवांश ने कहा। स्नेहा ने पहले शिवांश को देखा, फिर मन ही मन बड़बड़ाई, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पूरी दुनिया में एक लौते यही हैंडसम हो। पूरी दुनिया नहीं, पर पूरे बनारस में जरूर हूँ एक लौता हैंडसम, शिवांश ने कहा। तो स्नेहा मुंह फाड़े आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि ये मन की बातें भी जान जाते हैं। स्नेहा वापस से मन ही मन बड़बड़ाई, मुंह तो बंद कर लो, मच्छर घुस जाएंगे। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, माँ ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें सेफली घर तक पहुंचा दूंगा। अगर वहाँ कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, हम तुरंत घर आ जाएंगे। शिवांश ने जैसे ही कहा, स्नेहा एक बार फिर उसे लेकर सोच में पड़ गई। कभी कभी तो कैसे सारी बातों का जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं, और अभी मुझे परेशानी हो तो पार्टी तक छोड़कर आने को तैयार है। इन्हें समझना मतलब दीवार में सिर मारने के बराबर है। सिर फूट जाएगा मगर इन्हें समझ नहीं पाएंगे। स्नेहा इस बार धीरे से बड़बड़ाई, जो कि शिवांश ने सुन लिया तो मुस्कुरा दिया, जो कि स्नेहा ने नहीं देखा था। कुछ देर बाद शिवांश ने गाड़ी एक बार के सामने रोकी। इशिका ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, पार्टी यहाँ हो रही है? यस, मगर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। शिवांश ने बिंदास होकर कहा। मैं हूं ना तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ मैं हूं ना मूवी चल रही हो। आप हैं, यही तो दिक्कत है। मन तो कर रहा है अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर उसमें भी मेरा ही नुकसान है। आंटी से क्या कहूंगी, मैं अकेले आई ये देखकर आपको डांट पड़ेगी तो उल्टा आप मेरी क्लास लगा देंगे। अजीब मुसीबत है। हे महादेव, अंदर सब संभाल लेना। स्नेहा मन ही मन सोचते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी। ओ हेलो, कहाँ खो गई? अंदर चले? शिवांश की आवाज से स्नेहा जैसे नींद से जागी। हाँ चलते हैं, उसने हड़बड़ा कर कहा। शिवांश आगे और स्नेहा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों बार के अंदर चले आए। अंदर आते ही एक लड़की शिवांश के गले लग गई। शिवांश का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके कंधे पर था। लड़की शिवांश से चिपकी हुई थी। स्नेहा आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। लड़की ने घुटनों तक की ब्लैक पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी थी, घुंघराले कंधे तक के बाल और रंग थोड़ा सांवला था। थैंक गॉड कि तुम आ गए, सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लड़की ने शिवांश से अलग होकर कहा। तभी इशिका की नजर स्नेहा पर गई। उसका मासूम चेहरा देखकर उसने शिवांश की ओर देखकर भौहें उचकाईं, तो शिवांश ने उसे स्नेहा से मिलवाया और उसे हरिद्वार वाली पूरी बात बताई। शिवांश ने स्नेहा को अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाया। उसके बाद स्नेहा वहाँ एक सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद इशिका उसके पास आई। है ना मेरा शिव बहुत हैंडसम, उतना ही भोला भी है, इशिका ने स्नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। स्नेहा ने इशिका की ओर देखकर मन ही मन सोचा, हैंडसम तो ठीक है लेकिन भोले मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखते। एक नंबर के गुस्सैल हैं। ये तो उनकी दोस्त हैं तो इनके गुस्से को जानती होंगी, फिर भी भोला बोल रही हैं, कमाल है। स्नेहा को सोच में डूबी देखकर इशिका ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो किसी के सामने बताता नहीं क्योंकि अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है। इशिका की बात सुनकर स्नेहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी, तो इशिका ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, शिव भोला है तो आसानी से सभी की बातों में आ जाता है। वैसे भी तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है, वो राजपूत और तुम पटेल हो, तो उससे जरा दूर ही चाहती कि तुम उसे अपने मासूम चेहरे से फंसाओ और वो फंस जाए। स्नेहा सब कुछ सुनकर मन ही मन सोचने लगी, कितनी अजीब लड़की है। अगर ये शिवांश जी की गर्लफ्रेंड है तो क्या इसे उन पर भरोसा नहीं है? हेलो, तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई ना? स्नेहा ने कुछ कहा नहीं तो इशिका ने उसका कंधा थपथपाकर पूछा। स्नेहा ने पहले इशिका को देखा, फिर एकदम शांत भाव से कहा, हाँ सब समझ आ गया, मगर आप मुझे लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हैं? कौन सा वो मेरे बॉयफ्रेंड है? वैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो हमारा हो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर शिवांश जी आपके हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो भला मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? वो जो भी है, तुम बस उससे दूर रहना, इशिका ने चिढ़कर कहा और वो भी उठकर डांस फ्लोर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांश को डांस करके प्यास लगी थी, तो उसने टेबल पर पड़ा जूस का ग्लास उठा लिया, जो कि स्नेहा का झूठा था। अभी वो कुछ कहती इससे पहले शिवांश ने ग्लास अपने होठों से लगा लिया। उतने में इशिका भी वहां चली आई। उसने शिवांश का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहाँ क्यों चले आए? चलो ना डांस करते हैं। एक मिनट, अभी चलते हैं, शिवांश ने कहा और स्नेहा की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं, स्नेहा ने कहा।
ओ कम ऑन शिव, वो कोई छोटी बच्ची है क्या? उसे कुछ चाहिए होगा तो खुद से ले लेगी। ईशिका ने शिवांश की हरकतों से चिढ़कर कहा। ईशु प्लीज, माँ ने उसे मेरे साथ भेजा है तो मुझे ही इसका ध्यान रखना होगा ना। शिवांश ने तुरंत कहा तो ईशिका चिढ़ते हुए बोली, तो फिर पार्टी का क्या? अब क्या आंटी की इस जासूस की वजह से मैं अपनी बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शिवांश की आवाज भी सख्त हो गई। ईशिका ने तेज आवाज में कहा, मतलब तो यही निकल रहा है तुम डांस फ्लोर छोड़कर यहाँ इसकी जरूरतें पूरी करने में लगे हो। आंटी ने भी जानबूझकर इसे यहाँ भेजा है ताकि हम एक दूसरे के करीब ना रह सकें। ईशु, माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने उंगली दिखाकर गुस्से में कहा। ठीक है, मैं उन्हें बीच में नहीं लाऊंगी, अभी डांस के लिए चलो। ईशिका ने शिवांश को गुस्से में देख अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए कहा। स्नेहा चुपचाप सब सुन रही थी। उसे भी पसंद नहीं आया कि ईशिका देवयानी जी को बीच में ले आई, मगर शिवांश उसे समझा रहा था तो फिलहाल स्नेहा चुप थी। ईशिका कुटिल मुस्कान के साथ स्नेहा को देखते हुए शिवांश की बांह पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर ले जाने लगी। तभी शिवांश का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से फोन निकालकर देखा तो माँ लिखा हुआ आ रहा था। 1 मिनट ईशु, शिवांश ने कहा। ईशिका ने शिवांश की बात इग्नोर करते हुए कहा, अब कोई नाटक नहीं, अब हम केक काटेंगे फिर डांस करेंगे। माँ का फोन आ रहा है, 1 मिनट बात कर लूं। शिवांश ने ईशिका को रोकने के इरादे से कहा, बाद में बात कर लेना, वैसे भी उनके नाटक है ताकि हम अच्छे से एंजॉय न कर पाए। ईशिका ने शिवांश को घसीटते हुए कहा। ईशिका की बातों से शिवांश का गुस्सा बढ़ गया और उसने ईशिका का हाथ झटकते हुए कहा, ईशु हाथ छोड़ो। शिवांश के हाथ झटकने की वजह से ईशिका लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। वहां मौजूद दूसरे लड़के लड़कियां उस पर हंसने लगे। शिवांश अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। ईशिका भी गुस्से में आग बबूला हो गई थी। देवयानी जी का कॉल अब तक कट चुका था। ईशिका खड़ी होकर तेजी से शिवांश की तरफ बढ़ी और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया? कहते हुए उसने जैसे ही शिवांश पर हाथ उठाना चाहा, स्नेहा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से स्नेहा को देख रहे थे, खासकर शिवांश और ईशिका। बर्थडे पार्टी में ईशिका ने जैसे ही शिवांश पर हाथ उठाना चाहा, स्नेहा ने आगे आकर उसका हाथ रोक लिया और इस वजह से ईशिका गुस्से से तिलमिला उठी। मगर स्नेहा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी छटपटाहट देखकर स्नेहा ने कहा, नाना ऐसी गलती भूल से भी मत करना। इन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हाथ उठा रही हैं? अभी कुछ देर पहले तो प्यार करने का दावा कर रही थी और इन पर हाथ उठा रही हैं, जबकि गलती आपकी है। ये तो गलत बात है ना? कहकर स्नेहा ने धीरे से ईशिका का हाथ नीचे कर दिया। तभी ईशिका शिवांश की तरफ देखकर बोली, अब ये पिद्दी सी लड़की ईशिका सिंह चौहान को सही गलत सिखाएगी? ये होती कौन है मुझे ऐसा सब कहने वाली? ईशिका ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। इनसे प्यार करती है ना, तो थोड़ी रिस्पेक्ट देना भी सीख लीजिए। स्नेहा ने शांत लहजे में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि किसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है? ईशिका ने ऊंची आवाज में कहा। और जैसे ही स्नेहा पर हाथ उठाने लगी, शिवांश ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ की उंगली हिलाते हुए गर्दन ना में हिलाकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ईशिका ने आंखें छोटी करके शिवांश को घूरते हुए कहा, तो अब तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे रोकोगे? इतना कहकर उसने शिवांश का हाथ झटक दिया और उसे धक्का दे दिया। ईशिका के अचानक धक्का देने से शिवांश अपना संतुलन खो बैठा। वो गिरने ही वाला था कि स्नेहा ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। ईशिका की इस हरकत से स्नेहा की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब तक वो शांति से उसे समझा रही थी, मगर जब वो नहीं समझी तो स्नेहा का सब्र भी जवाब दे गया। उसने शिवांश को संभालकर ठीक से खड़ा किया और फिर ईशिका की ओर पलटी। मैं कब से आपको समझा रही हूँ, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा? मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। अभी जितनी अकड़ से आपने अपना नाम लिया ना, वो अकड़ किसी और को जाकर दिखाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें धक्का देने की? आगे से एक भी गलती की या अपने मुंह से एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांश आंखें फाड़े स्नेहा को देख रहा था। जैसे ये मुझे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए हैं, वैसे ही आंटी ने इनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब मेरे रहते इनकी बेइज्जती होती रहे, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? इसके बाद स्नेहा शिवांश का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो शिवांश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। स्नेहा को अपनी तरफ देखते हुए पाकर अचानक शिवांश बोला, तुम दिखती भोली हो मगर हो नहीं। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने नाराजगी से कहा, मैं भोली ही हूँ, मगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनों की इज्जत की हो तो मैं किसी की नहीं सुनती। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा, आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मतलब तुम मुझे अपना मानती हो? शिवांश ने तुरंत कहा। स्नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मगर मैं अंकल आंटी की बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप उनके बेटे हैं तो भला अपनी आंखों के सामने किसी बददिमाग लड़की के हाथों आपको थप्पड़ खाते कैसे देखती? उसकी बात सुनकर शिवांश के होठों पर मुस्कान तैर गई। स्नेहा ने उसे मुस्कुराते देख मासूमियत से पूछा, अब यहीं खड़े रहना है या कहीं जाना भी है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ? शिवांश ने हैरानी से कहा। हाँ, अंदर तो सिर्फ जूस पिया था, फिर ये सारा तमाशा हो गया। उसमें खाने को तो मिला ही नहीं और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। स्नेहा ने उसी मासूमियत से कहा तो शिवांश एक बार फिर मुस्कुरा दिया। उसका बाद वो लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। अगले दिन नाश्ता करते वक्त आकाश ने शिवांश की ओर देखकर पूछा, भाई आपने तो बताया ही नहीं कि कल की पार्टी कैसी रही? मैंने सुना नेहू भी आपके साथ आई थी।
पार्टी का नाम सुनते ही शिवांश का खाना गले में अटक गया, जिसकी वजह से वो खांसने लगा। उसके पास बैठे दादू ने उसे पानी का गिलास थमा दिया। शिवांश ने जल्दी से पानी पिया और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, पार्टी पार्टी तो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। स्नेहा ने सुना तो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। बाप रे, कितना झूठ बोलते हैं ये। वैसे इनकी नजर में तो सच ही है, इन्हें तो मजा ही आया होगा। खाली फोकट का एंटरटेनमेंट जो हो गया, मैं ही बेवकूफ थी जो इनके मामले में टांग अड़ाने चली गई। उधर शिवांश भी उसे देख रहा था। वो मन में बोला, तुम बेवकूफ नहीं हो, बेवकूफ तो मैं हूँ जो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। वैसे गलती तुम्हारी भी है, तुम कब क्या कर जाओ ये समझ ही नहीं आता। ऐसे में कोई तुम्हें समझे भी कैसे। नाश्ते के बाद जब शिवांश देवयानी जी के कमरे में गया तो देवयानी जी ने पूछा, अरे शिवा, तू कुछ काम था क्या? आपसे कुछ पूछना था। आपने जानबूझकर स्नेहा को मेरे साथ पार्टी में भेजा था ना? शिवांश ने सीधे सवाल किया, क्योंकि उसे बातें घुमाने की आदत नहीं थी। देवयानी जी ने सुना तो खामोशी से सिर झुका लिया। ये देखकर शिवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे अपना जवाब मिल गया, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप ऐसा कर क्यों रही हैं। ईशु के साथ रहना मेरी अपनी वजह है जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता। फिर आप मेरे और उसके बीच दरार पैदा क्यों करना चाहती हैं? इससे सब बिगड़ जाएगा। एक तो कल आपकी लाडली ने हमारे बीच पहले ही गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। क्यों? कल ऐसा क्या हुआ? नेहू ने तो बताया कि कुछ नहीं हुआ। देवयानी जी ने चिंतित होकर पूछा। आप और आप सबकी नेहू, मेरी तो समझ नहीं आता कि उस लड़की में आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया है कि हर कोई नेहू नेहू करता रहता है। आपको जानना है ना कि आपकी नेहू ने कल क्या किया, तो सुनिए। शिवांश ने चिढ़कर कहा और पार्टी में स्नेहा और इशिका के बीच जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद देवयानी जी हंसने लगी। ये देखकर शिवांश और भी ज्यादा चिढ़ गया। अब हंस क्यों रही हैं? उसने पूछा तो। नेहू वाकई में कमाल की बच्ची है, पापा सही कह रहे थे। उसके आने के बाद अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। देवयानी जी ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। तभी शिवांश ने गुस्से में कहा, आपने सच कहा, वो बच्ची ही है। वो जानती नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। ईशु उसे हरगिज माफ नहीं करेगी। फिर देवयानी जी ने तुरंत पूछा, तू जानता था कि नेहू ने जो किया उसके बाद इशिका उसे माफ नहीं करेगी? फिर तूने नेहू को रोका क्यों नहीं? है इसका कोई जवाब तेरे पास? शिवांश कुछ बोल नहीं पाया तो ये देखकर देवयानी जी आगे बोली, मेरे पास इसका जवाब है, क्योंकि तू खुद चाहता था कि इशिका को उसकी हरकत का जवाब मिले, इसलिए तूने नेहू को नहीं रोका। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपकी नेहू से बहुत गुस्सा हूँ। जब से आई है मुझे चैन से जीने नहीं देती। शिवांश ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। देवयानी जी मुस्कुराई और प्यार से उसका गाल छूकर बोली, तुझे जो भी लगे, लेकिन वही बच्ची तुझे सही रास्ते पर लाएगी, तुझे इशिका के चुंगल से आजाद करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कहकर शिवांश गुस्से में वहां से चला गया। दोपहर का वक्त था और शिवांश अपने कमरे में काल पर इशिका को मनाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी इशू, आगे से ऐसा नहीं होगा। लास्ट बार माफ कर दो। तुम तो जानती हो उस लड़की को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, तो हो गई उससे गलती। अब उस बात पे मिट्टी पाओ। शिवांश इतना कहकर पलटा ही था कि उसका ध्यान दरवाजे पर खड़ी स्नेहा की ओर चला गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर शिवांश ने कॉल काटकर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा को अपने ऊपर शिवांश की नजरें महसूस हुई तो वो अंदर आ गई। शिवांश ने धीरे से कहा, वो दरअसल ईशू ने सामने से कॉल किया तो बात करनी पड़ी। उसने मुझसे सॉरी भी कहा कि अब कभी माँ के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। अब कोई दिल से सॉरी कहे तो माफ तो करना चाहिए ना। मैंने आपसे कुछ पूछा? स्नेहा ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा। फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? खैर, आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। स्नेहा ने खाने की प्लेट खिड़की के पास पड़े टेबल पर रख दी। पलटकर जा ही रही थी कि 2 कदम चलकर ही बिना पलटे ही उसने कहा, आपने सही कहा, मैं इशिका को ज्यादा नहीं जानती, मगर आप तो जानते हैं, लोगों की आंखों में देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तो क्या इशिका की आंखों में देखकर उसके मन की बातें नहीं जान पाते? घर में वो किसी को पसंद नहीं है तो कोई तो रीजन होगा। अनजान लोगों को आपके घर में इतना प्यार मिलता है तो इशिका तो आपकी, खैर आप बेहतर जानते हैं, कहकर स्नेहा तुरंत चली गई। शिवांश काफी देर तक उसी तरह खड़ा स्नेहा की बातों के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक से सिर झटक कर खाना खाने बैठ गया। इधर स्नेहा ने कमरे से बाहर आकर चैन की सांस ली। रात के वक्त स्नेहा के हाथों से बने उंधियों की खुशबू से पूरा राठौड़ निवास महक रहा था। आकाश तो खुशबू लेते हुए किचन तक पहुंच गया। यार बहुत भूख लगी है, नेहू जल्दी खाना लगाओ। आकाश ने आते ही पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। आकाश की हरकतों से स्नेहा की हंसी छूट गई। उसने तुरंत कहा, पहले हाथ धोकर बाहर तो बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आकाश तुरंत हाथ धोकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी सब भी आ गए। स्नेहा ने आज अपने हाथों से सभी को उंधियों परोसा। स्नेहा जैसे ही उंधियों परोस कर जाने लगी, आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम भी बैठ जाओ, बाकी खाना नौकर परोस देंगे। स्नेहा ने अनिका की ओर देखा तो उसके पास आज वैदेही बैठ गई थी। बाकी सभी कुर्सियों पर भी परिवार के दूसरे लोग बैठे हुए थे, केवल शिवांश के पास वाली कुर्सी ही खाली थी। ये देख स्नेहा सोच ही रही थी कि वहाँ बैठूं या नहीं। तभी शिवांश ने धीरे से कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथों से बना खाना ही खाऊंगा, तुम्हें नहीं। शिवांश की बात सुनकर स्नेहा ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। तभी आकाश ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। स्नेहा आकाश और शिवांश के बीच में बैठी थी। नौकरों ने बाकी का खाना परोस दिया तो सभी लोग खाने लगे। आज भी सभी ने स्नेहा के हाथों से बने उंधियों की तारीफ की। स्नेहा बस सभी की तारीफ सुनकर मुस्कुराती रही। नेहू यार, भाई ने अच्छा किया कि आज घर में नॉनवेज बनाने से मना कर दिया। इसी बहाने हमें ये स्वादिष्ट उंधियों खाने का मौका मिल गया।
आकाश ने जैसे ही कहा, स्नेहा की गर्दन शिवांश की तरफ घूम गई और आंखें हैरानी से फैलकर बड़ी हो गई। जबकि शिवांश गर्दन झुकाए खाना खा रहा था, वहीं स्नेहा उसे ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उस दिन इशिका की पार्टी के बाद जब शिवांश और स्नेहा खाना खाने गए थे, तभी उसे पता चला था कि स्नेहा वेजिटेरियन है। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर शिवांश की तरफ गर्दन घुमाकर धीरे से पूछा, आपने इन सबको नॉनवेज खाने से मना क्यों किया? मेरी वजह से सब अपने मन का खाना नहीं खा पाएंगे। मुझे पता है, राजपूत लोगों में नॉनवेज खाना आम बात है, फिर आप मेरी वजह से क्यों सभी को मना कर रहे हैं? पहले तो मैंने किसी को नॉनवेज खाने से मना नहीं किया है, बस घर में नॉनवेज ना बने इतना कहा है। वो लोग बाहर जाकर खा सकते हैं। फिर तुम ही तो कहती हो कि शादी के बाद तुम चली जाओगी, तो कुछ दिनों तक घर में नॉनवेज ना बने, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद तो सब पहले जैसा हो ही जाएगा। शिवांश ने आखिरी लाइन सर्द आवाज में कही। स्नेहा कुछ देर के लिए शिवांश को देखती रही। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन न जाने क्यों उसे शिवांश की वह बात चुभ गई। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाई थी। काफी देर बाद भी जब उसे चैन नहीं मिल रहा था तो वो गार्डन में टहलने चली गई। वहां ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो आपस में हथेलियां रगड़ते हुए बेंच पर बैठ गई। क्यों मुझे उनकी बात इतनी चुभ रही है? मैं खुद भी तो सभी से कहती रहती हूँ कि शादी के बाद गुजरात वापस चली जाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने कहा तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। कहीं मैं इस परिवार से जुड़ने तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इशिका ने सही कहा था, मेरा और शिवांश जी का इनके परिवार का कोई मेल नहीं है। सोचते हुए स्नेहा ने अपनी गर्दन झटक दी। कुछ देर बाद स्नेहा वापस से गहरी सोच में पड़ गई। मगर क्या इशिका इस परिवार के लिए ठीक है? उन्होंने कहा कि वो शिवांश जी से प्यार करती हैं, जबकि शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके परिवार को भी इशिका पसंद नहीं है। शिवांश जी को भी देखकर लगता है कि इशिका के साथ रहना उनकी मजबूरी है। आखिर इस हंसते खेलते चेहरों के पीछे कौन से राज छिपे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचते हुए काफी देर हो गई थी जब स्नेहा अंदर आई। हॉल की लाइटें मंद हो चुकी थी। उसकी नजर सोफे पर पड़ी तो शिवांश वही बैठा बैठा सो गया था। फोन अब भी उसके कान से लगा हुआ था। ठंडी हवा की वजह से वो खुद में सिमटता जा रहा था। स्नेहा ने कुछ सोचा, फिर अपने कमरे में गई और एक गर्म रजाई लेकर लौटी। उसने बहुत सावधानी से रजाई शिवांश के पैरों से लेकर गले तक उड़ा दी और गर्माहट मिलते ही उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। वो करवट बदलने लगा, लेकिन इसी बीच फोन उसके हाथ से फिसल गया। मगर नीचे गिरने से पहले ही स्नेहा ने उसे पकड़ लिया। उसने फोन टेबल पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, ईशु। स्नेहा ने पहले फोन देखा, फिर गहरी नींद में सोए शिवांश को। वो नहीं चाहती थी कि फोन की आवाज से उसकी नींद टूटे। हड़बड़ाहट में उसने कॉल काट दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? वो घबराकर फोन और शिवांश को बारी बारी से देखने लगी। कहीं दोबारा कॉल ना आ जाए, ये सोचकर उसने फोन साइलेंट कर दिया और वापस टेबल पर रख दिया। फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी हरकत आने वाले दिनों में कितनी बड़ी गलतफहमी और तूफान की वजह बनने वाली थी।